नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में जी जान से जुटे होंगे। इसी आपकी एग्जाम की हेल्प करने के लिए ग्रुप नंबर 56 और 57 से आगे की रूरल मार्केटिंग की क्लास 4 हम लेके आए। ठीक है, इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको वो तीनों क्लासेस मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और बची कुची जो एनवायरनमेंट है यानी ईवीएस की क्लासेस भी साथ साथ आपको चल रही है और वो भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं वो जैसे ही हम इन क्लासेस को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद उन क्लासेस को भी शुरू कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हमारा टेस्ट पोर्टल लॉन्च कर दिया है एचएसएससी एग्जाम क्रैकर। एचएसएससी एग्जाम क्रैकर .com के नाम से हमने हमारा एग्जाम पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी होती है फ्रॉम क्लास 6 टू ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स के बाद जितनी भी एग्जाम्स लगभग 1500 प्लस एग्जाम्स जिनकी तैयारी की जाती है भारत में सरकारी नौकरी पाने के लिए, उन सभी के टेस्ट पेपर्स आपको इसमें मिलेंगे। स्पेशली अभी हमारा टारगेट है एचएसएससी एग्जाम क्रैकर का। हमारा जो टारगेट है एचएसएससी का ग्रुप सी का सीईटी मेंस, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज इसमें आपको दी हुई है और जिसकी कीमत है 3 महीने का पैक जो है वो 199 रुपये का है। लेकिन अगर आप 1 साल का पैक लेना चाहते हैं तो 449 में यानी 450 रुपये में आपको पूरा 1 साल का पैक मिल सकता है, जिसमें आप ग्रुप डी की भी आगे आने वाले पेपर्स की भी तैयारी कर सकते हैं, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं और एचएसएससी सीईटी मेंस के लिए 199 की टेस्ट सीरीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस 199 में आपको केवल एचएसएससी के मिलेंगे। आपको कम से कम 62 से ज्यादा गवर्नमेंट वैकेंसीज जो आती हैं अलग स्टेट में सेंटर में, उन सभी के टेस्ट पेपर्स आपको इस 199 में ही मिलेंगे। ठीक है, एचएसएससी के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 60 से ज्यादा वैकेंसीज अलग अलग जो गवर्नमेंट की आती हैं उनके गवर्नमेंट की वैकेंसीज के अंदर जो अलग अलग एग्जाम होते हैं सभी के मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए, अभी हम एक्सटर्नल जो फैक्टर्स थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रूरल मार्केटिंग को इफेक्ट करते हैं वो हम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने सोशो इकोनॉमिक सोशो सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक नहीं था, सोशो कल्चरल जो एनवायरमेंटल फैक्टर था, इसको हमने कवर कर लिया था। आज हम दो अलग फैक्टर्स को कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और दूसरा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट यानी ग्रामीण विपणन के आर्थिक माहौल और जनसांख्यिकी माहौल के कारक। इन दोनों फैक्टर्स को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एनवायरनमेंट फैक्टर्स से, आर्थिक माहौल से। देखो, आर्थिक माहौल का मतलब ही क्या होता है? आर्थिक माहौल का मतलब ही होता है कि कैसे कैसे जो व्यक्ति नॉर्मली एक जो आम आदमी है, जो आम आदमी है वो कैसे अपना वो खर्चा निकालता है, कैसे चीजों पे पैसे खर्च करता है, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आती है क्रय शक्ति। ठीक है, क्रय शक्ति यानी जो इंसान है वो किन चीजों पे खर्च करना चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसकी क्या इच्छा है, वो किन चीजों के ऊपर अपना पैसा खर्च करना चाहता है, परचेजिंग पावर, ये आम आदमी की हम देखते हैं। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देखा जाता है। ठीक है, पर इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जब कोई व्यक्ति पैसा खर्च करता है किसी वस्तु के ऊपर तो वो क्या करता है, उसकी प्रभावी मांग यानी इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाता है। और इन सभी चीजों के अकॉर्डिंग, इन सभी चीजों को एक एक करके हम समझेंगे कि रूरल मार्केटिंग सिस्टम में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे, जब डिमांड बढ़ती है या परचेजिंग पावर जब किसी व्यक्ति की बढ़ती है तो वो कैसे इफेक्ट डालती है। ठीक है, कैसे रूरल मार्केटिंग पे इफेक्ट डालती है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ यानी उच्च
उच्च आर्थिक विकास। इसका मतलब क्या है? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, आपकी जो इनकम बढ़ रही है या फिर कहो कि आय जो बढ़ रही है, उस आय के लिए क्या क्या चीजें बढ़ती हैं? हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पहला बार तो आपका रोजगार बढ़ेगा, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी, जो मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा बूम लेके आने वाली। अगर मार्केटिंग फील्ड की हम बात करें, विपणन फील्ड की बात करें, तो इसके अंदर आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा असर डालते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट है और दूसरा इनकम है, ठीक है, एक आय और दूसरा रोजगार। इन दोनों फैक्टर्स से पूरी तरह हमारी जो इकोनॉमी है वो जुड़ी हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो होती है वो कैसे देखी जाती है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर हम गांव के लोगों की तरफ क्या सोचते हैं? गांव के लोगों की जो कमाई होती है वो कम होती है, ठीक है, कमाई कम होती है, इसीलिए वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पे लोगों की प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? टोटल एरिया, किसी एरिया में कितनी कमाई हुई, कितना पैसा कमाया गया, उसको डिवाइड कर दें, ठीक है, उसको डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से, यानी जनसंख्या से, जिस क्षेत्र की हम निकाल रहे हैं उससे निकलती है हमारी प्रति व्यक्ति आय। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था है, उस हिसाब से हम मानते हैं कि वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है, उनका उपभोग स्तर बहुत निम्न है, वो बहुत कम चीजों में मतलब अपना पैसा यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हाल ही के क्षेत्रों में बहुत सी चीजें बदलाव देखने को मिले हैं, कृषि क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रों से बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि जो गांव का व्यक्ति भी है उसकी भी प्रति व्यक्ति आय काफी हद तक बढ़ चुकी है, और जो निम्न उपभोग स्तर है, ठीक है, लो कंजम्पशन लेवल है, वो भी अब इतना लो नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि अब हर कोई डेवलपमेंट कर रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी आर्थिक कारकों के अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ये पिक्चर मैंने आपके लिए लगा दी है, एक एक करके हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। टोटल एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह, छह के छह फैक्टर्स हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहला फैक्टर है एक इनकम प्रोफाइल, कि कैसी इनकम कैसी है, ठीक है। दूसरा एक्सपेंडिचर पैटर्न, वो कहाँ खर्चा करना पसंद कर। दूसरा रूरल क्रेडिट, क्या गांव में उसको आसानी से ऋण, रूरल क्रेडिट यानी ऋण, ग्रामीण ऋण क्या उसको आसानी से मिल जाता है? क्या ऑक्यूपेशनल ओनरशिप पैटर्न है, क्या उसकी जमीन खुद की है या वो किसी के पास मजदूरी कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। लैंड ओनरशिप, क्या उसके पास खुद की जमीन है, वो किस हिसाब से अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने जीवन स्तर को कैसे मेंटेन कर रहा है, ये सारे फैक्टर्स सबको मिला के जब हम पढ़ेंगे तो उन सबको मिला के क्या बन जाता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बन जाता है। आगे चलते हैं। इनकम प्रोफाइल, आय प्रोफाइल, ठीक है, यहां से शुरुआत करें। देखो आज के समय जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग, पहले क्या था, पहले क्या होता था कि लोग जो थे केवल और केवल कृषि पर आधारित थे, ठीक है, खेती बाड़ी करते थे, उन्हीं चीजों पे आधारित थे। लेकिन अब क्या है कि लोग कृषि के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी इन्वॉल्व है, अन्य एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज में भी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ग्रामीण जो इकोनॉमी है, जो रूरल इकोनॉमी है, वो लगातार एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। जैसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले होती थी, आज से 40 साल 50 साल पहले, वो सेम कंडीशन अब नहीं देखने को मिलती है। अब जो ग्रामीण है वो खाद्य मदों के अलावा जो खाद्य आइटम्स है, रूरल मतलब जो फूड आइटम्स थे उनके अलावा नॉन फूड आइटम्स की तरफ भी रूरल रूरल जो लोग हैं उनका काफी प्रभाव देखने को मिलता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर जो ऐसी चीजें जो लंबे समय तक चले, या फिर ऐसी चीजें जो जल्दी समाप्त हो जाती है, नॉन ड्यूरेबल्स, दोनों ही क्षेत्रों में आज के समय हम देख कह सकते हैं कि ग्रामीण लोग दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे वो ड्यूरेबल्स हो, ठीक है, या फिर नॉन ड्यूरेबल्स हो, वो दोनों ही चीजें खरीदना आप पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर पैटर्न।
एक्सपेंडिचर पैटर्न में डिस्पोजेबल इनकम जो है रूरल इनकम की अर्बन एरिया से कम है, ये तो हम जानते हैं। अब डिस्पोजेबल इनकम होता क्या है, ठीक है, प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम यानी प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय को कैसे समझाता हूँ मैं आपको, समझिए। देखिए मान लीजिए मैं, मेरी जो इनकम है केवल 100 रुपए है, ठीक है, मेरी इनकम 100 रुपए है, जिसमें से 10 रुपए में किसी प्रकार की कोई लोन वगैरह ले रखा है जिसमें ईएमआई में भर देता हूँ। 20 रुपए का घर पे राशन ले आता हूँ, ठीक है, 20 रुपए का राशन लेके आता हूँ। और उसके बाद मान लो 10 रुपए का और कुछ अन्य खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह XYZ इन सब में लगा देता हूँ, ठीक है। अब इन सब को हटाने के बाद जो बचे हुए 60 रुपए हैं, ऐसे रुपए जिसको मैं जहां चाहूं खर्च कर सकूं अपनी इच्छा अनुसार, उस पैसे को क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम या फिर प्रयोज्य आय कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो डिस्पोजेबल इनकम है, ये बहुत कम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में। अगर डिस्पोजेबल इनकम की बात की जाती है तो गांव के लोगों के पास खुद की इच्छा अनुसार पैसा खर्च करने के लिए बहुत कम बचता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें शहर की, तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम काफी ज्यादा होती है। ग्रामीण आय जो है मौसम के ऊपर आधारित है, मौसमी है, सीजनल एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करती है। देखो गांव के अंदर ज्यादातर बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम गांव में होता है एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है। अब कृषि अगर सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, तो कृषि तो ऐसा नहीं है कि हमेशा होती है, वो तो सीजनल होगी। एक बार आप खेत के मैदान को तैयार करोगे, फसल बोओगे, वो उगेगी, काटेगी, मंडी में जाएगी, बिकेगी, उसके बाद आपके पास इनकम आएगी। यानी बीच में जो ये प्रोसेस होता है उस समय आपके पास पैसा नहीं होता। इसीलिए इस इनकम को कैसी आय कहते हैं, मौसमी आय कहते हैं। ये कैसी इनकम होती है, सीजनल इनकम होती है। तो क्योंकि इनके पास पैसा एक सीजन के अकॉर्डिंग आता है, तो जो गांव के लोग हैं वो उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करता है कि क्या किस हिसाब से, मतलब अगर मान लो खेती अच्छी हो गई, प्रोडक्शन अच्छा हुआ, तो इनके पास ज्यादा पैसा होता है। प्रोडक्शन कम हुआ, फसल खराब हो गई, तो इनके पास पैसा कम हो जाता है। तो कहने का मतलब इनकी इनकम सीजन पे डिपेंड करती है, और क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कि किस समय कैसी फसल हुई है, कैसा उत्पादन हुआ है, ये सारी चीजें, उनकी गुणवत्ता कैसी है, उनकी मात्रा कैसी है, इन सभी चीजों पे डिपेंड करती है। और कहीं ना कहीं ये एक रीजन है हमारे पहले पॉइंट के लिए कि भाई जो प्रयोज्य आय है वो कम होती है। क्यों होती है, इस वजह से होती है। ऑफ सीजन के समय ग्रामीण जो लोग हैं वो अपनी जो खरीदारी करते हैं वो हमेशा आवश्यकता के हिसाब से करते हैं। जितनी जरूरत होगी उतनी खरीदारी करेंगे, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको आने वाले सीजन में फिर से पैसे की जरूरत पड़ने वाली होती है। रूरल इंडिया में अगर बात करें तो लोग क्या सोचते हैं कि वो उनके पास ट्रैक्टर हो, बाइक हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, घर में वॉशिंग मशीन हो, बिजली के संसाधन हो, ऐसी वस्तुएं खरीदना ये पसंद करते हैं, ठीक है। और खाने पीने पर खर्च करना एक पारिवारिक सम्मान माना जाता है। जैसे कि अगर मान लो कोई घर में कोई फंक्शन आ जाता है, घर में कोई फंक्शन आ जाता है, और उस फंक्शन के दौरान मतलब एक बहुत बड़े भोज का इंतजाम करना, बहुत बड़े भोज यानी क्या, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि अ, एक फंक्शन में खाने का, दावत का इंतजाम करना, ठीक है। ये जो लोग हैं, यहाँ के जो पारंपरिक तरीके हैं, वो क्या बोलते हैं, अपने आप को इस चीज में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि भाई अगर कोई फंक्शन होगा, जैसे कोई शादी है, ब्याह है, या कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके ऊपर जो फंक्शन करते हैं उसमें खाना, लोग आएंगे, खाना पीना खाएंगे, तो ऐसी चीजें ये प्रेफर करते हैं, ठीक है। और किसी घर में ट्रैक्टर, बाइक, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अगर बिजली के सारे संसाधन है, तो उन उस परिवार को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। एक बात का और ध्यान रखना कि बहुत महत्वपूर्ण ये होगा कि जो ग्रामीण कृषि उपकरण है, ठीक है, the important note that villages are not very choosy and judicious in their expenditure on purchase of agriculture equipment, agri inputs, seeds, fertilizers, extra। यानी जो एक कह ले कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो ग्रामीण लोग होते हैं, ठीक है, जो ग्रामीण लोग होते हैं, वो कृषि इनपुट, जो कृषि करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं,
या फिर जो बीज लगता है या फर्टिलाइजर लगता है आदि की खरीद पर अपने खर्च से बहुत विवेकपूर्ण और कह लो कि बहुत ज्यादा विवेकपूर्ण रहते हैं। ये बहुत ज्यादा ध्यान से उन चीजों को खरीदते हैं। ठीक है। ज्यादातर इनका जो माइंड सेट होता है वो इस हिसाब से होता है कि इनको एग्रीकल्चर के लिए कौन सा बीज खरीदना है, कौन सा फर्टिलाइजर खरीदना है, कैसे इनको इनपुट्स खरीदने हैं, कि ट्रैक्टर खरीदना है नहीं खरीदना है। ये इन चीजों के ऊपर इनका ज्यादा ध्यान होता है। अब बात करते हैं रूरल क्रेडिट की, ग्रामीण ऋण की। तो रूरल क्रेडिट जो है, एग्रीकल्चर इज ए सीजनल एक्टिविटी। एग्रीकल्चर है कैसी है, एक सीजनल एक्टिविटी। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर की जाती है, खेती की जाती है, वो कैसी है, मौसमी गतिविधि। हर फसल हर मौसम में नहीं उग सकती। तो ये ऑर्गेनाइज तो सेक्टर तो नहीं है, संगठित सेक्टर इसको नहीं कह सकते। ठीक है। और बिना लगातार रोजगार के इनके पास धन की प्राप्ति नहीं होती। तो इनको टाइम टू टाइम ऋण की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये हमारा तीसरा फैक्टर शुरू हो गया। अब ऋण की इनको जरूरत पड़ेगी। अब ऋण की अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो इनके लिए टाइम टाइम कैसे पैसों का अवेलेबल होगा, क्योंकि जो रूरल क्रेडिट है वो वैरी करता है कैसे, फसल से फसल और एक राज्य से दूसरे राज्य। हर राज्य में जो रूरल क्रेडिट स्कीम्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। क्रॉप टू क्रॉप यानी फसल से फसल अलग अलग होती है। सेम टाइप की सेम स्कीम आपको किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिलेगी। ये राज्य सरकारों के अंडर में होता है। ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो, हालांकि वो किसमें सेवेंथ जो शेड्यूल है हमारा, सेवन शेड्यूल है। सेवन शेड्यूल के जो स्टेट लिस्ट आती है, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट आती है, एग्रीकल्चर उसका पार्ट है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टेट टू स्टेट रूरल स्कीम्स है, रूरल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स है, वो अलग अलग। रूरल क्रेडिट की जो जरूरत पड़ती है ज्यादातर क्यों पड़ती है, क्योंकि उनको अच्छे बीज खरीदने होते हैं, अच्छी सिंचाई की सुविधाएं करनी होती है। ठीक है। आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके इनको फसलों का भंडारण करना होता है। अच्छा, अच्छी फसल उगानी होती है। ठीक है। उद्योगों में इनके विकास करने होते हैं। फसल बीमा वगैरह लेना होता है। ऋण की आवश्यकता हर जगह इनको इस हिसाब से पड़ती है। जैसे जैसे उपभोक्ता कह लो कि पॉपुलर होता है, रूरल क्रेडिट इज ऑल्सो पॉपुलर टू परचेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इसके अलावा गांव में नॉर्मली जो कहते हैं ना, ब्याज वगैरह पे पैसा लेके ऑटोमोबाइल खरीदना, फर्नीचर, कूलर, एयर एसी, या फिर आभूषण वगैरह खरीदना, आधुनिक सुविधाओं के आवास के निर्माण के लिए, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण लेना बहुत ही कॉमन है, लोकप्रिय है। ठीक है। लोन लेना बहुत ही ज्यादा कॉमन माना जाता है गांव के एरिया में। इसीलिए कहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो ग्रामीण ऋण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल एनवायरनमेंट के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अब तक समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल पैटर्न। व्यवसायिक पैटर्न क्या है इनका, ये कैसे कामों में लगे रहते हैं। देखो 75% आबादी अगर हम कहें तो गांव में जो 75% जो आबादी होती है ग्रामीण क्षेत्रों की, लगभग वो कृषक होते हैं, एग्रीकल्चर्स होते हैं, ये कल्टीवेटर्स होते हैं, या फिर दिहाड़ी मजदूरी वाले होते हैं। ग्रामीण लोगों में जो कृषि है वो मुख्य व्यवसाय है। इस बारे में हम पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है। ठीक है। और कृषि की मदद से ही ये सारी चीजें अपनी पूरी करते हैं, सारी जरूरतों को पूरी करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा गांव के अंदर दैनिक जरूरतों वाले छोटे मोटे काम धंधे वाले ये अलग से काम करते हैं। मान लो कोई कृषि करता है, खेती करता है, उसको छोटी मोटी अपनी दुकान भी चलाता है। जैसे जिसके अंदर वो लोहार हो जाता है, जूते बनाने वाला, बढ़ई, खेत में मजदूरी करने वाला, कुछ कारीगर है, कोई मरम्मत करने वाला है, कोई रेडी पटरी वगैरह पे सामान लगाना है, कोई दुकान रेडी पटरी पे कोई सामान दुकान लगा के सामान बेचता है। इस तरह की बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो ऑक्यूपेशनल पैटर्न में। तो ये भी अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है रूरल मार्केटिंग। क्यों जरूरी हो जाता है, ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर मान लो हमें ये पता होगा कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है, उससे उसकी कितनी आय आती है, कितनी काम क्या करता है, और उसकी इनकम आय कितनी है, तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स
को उनके लिए डिलीवर किया जा सके। इसीलिए मार्केटिंग जो ऑक्यूपेशनल पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, ऑक्यूपेशनल जो पैटर्न है रूरल मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न। चलिए पढ़ते हैं अगले पैटर्न को, लैंड ऑनरशिप यानी भूमि का स्वामित्व। अब भूमि के स्वामित्व की बात करें तो रूरल लाइफ के अंदर जो देखो, ग्रामीण जीवन में जो किसान है उसकी प्रकृति, मिट्टी, वनस्पति, जीव, पशुओं, गांव आदि परिवेश से काफी निकटता रहती है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो जमीन से जुड़े लोग माने जाते हैं। उनको क्या कहते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं ना वो जमीन से जुड़े होते हैं, क्योंकि उनको प्रकृति की, मिट्टी की, वनस्पति, जीवों की, पशुओं की अच्छी नॉलेज होती है और ये इन्हीं चीजों से घिरा रहता है और उन्हीं चीजों में खुश भी रहता है। ठीक है। अगर रूरल इंडिया की बात करें तो ज्योग्राफिकली एरिया इनका है तो 3200 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगर भारत की बात करते, सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं तो 3200 मिलियन, ठीक है, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो केवल और केवल ग्रामीण है। कैसा है? ग्रामीण है, गांव बसे हुए हैं वहां। अब ये जो गांव गांव बसे हुए हैं इनका मेन रिसोर्स क्या है? गांव बसे हुए हैं तो मेन रिसोर्स इनका क्या हो जाएगा? लैंड रिसोर्स। भूमि संसाधन इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर भूमि नहीं होगी तो इनके पास कह लो कि इनके पास कुछ कामकाज ही नहीं बचेगा, क्योंकि ज्यादातर जो 75% लोग हैं वो तो कृषि या कृषि से जुड़े हुए किसी संबंधित कार्य में। लैंड जो है रूरल एरियाज की काफी एक बुनियादी इनपुट माना जाता है। सुरक्षा और किसी के पास अगर जमीन है ना तो वो अपने आप को सिक्योरिटी सिक्योरिटी वाला फील करता है कि उसके पास कुछ चीजें हैं, उसका स्टेटस और सोशल स्टैंडिंग गांव में अच्छी होती है। कोई गांव का कोई व्यक्ति है और उसके पास जमीन है, खुद की जमीन है, तो खुद की जमीन होती है तो क्या मानते हैं लोग कि भाई इसका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत अच्छा है, इसके पास खुद की जमीन है। ठीक है। और खुद की जमीन को वो एज ए सिक्योरिटी भी महसूस करता है कि वो सिक्योर है, क्योंकि अगर कुछ भी ना हुआ तो कम से कम इस जमीन पर कुछ उगा के वो अपना पेट भर ले। ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में लगाते हुए हमें लैंड ओनरशिप की कंसेप्ट को समझना है और भूमि के प्रति जो लगाव है। हालांकि देखो भूमि अनलिमिटेड रिसोर्सेज में नहीं आती है, ऐसे संसाधनों में नहीं आती है भूमि जो बहुत ज्यादा हो। भूमि जो है लिमिटेड है। ठीक है। भूमि कैसी है? लिमिटेड है। जो अगर जगह है, भूमि है, वो लिमिटेड है तो कहीं ना कहीं वो दुर्लभ है, कार है। ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, भूमि कम होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो कमी की वजह से, भूमि की कमी की वजह से लोगों का अटैचमेंट भूमि के साथ ज्यादा देखने को मिलता है। लोग क्या करते हैं? धरती माँ को अपनी माँ मानते हैं। क्या कहते हैं कि ये धरती माता हमारी माँ है। हम भारतीय अपने कंसेप्ट में दिमाग में क्या रखते हैं कि जो जमीन है, जमीन व्यक्ति की क्या है? माँ है। ठीक है। जमीन व्यक्ति की माँ है। और अगर जमीन व्यक्ति की माँ है तो उस हिसाब से इस जमीन को बेचना या किसी और पर्पस से यूज करना इनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। इनको गांव के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो ऑनरशिप होना लैंड का बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि क्या जमीन खुद की है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, जीवन स्तर की। जीवन स्तर की अगर बात करें उसको समझते समय हम एक चीज समझेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पे ज्यादातर जो 70% पॉपुलेशन होती है वो छोटे पैमाने पे कृषि संबंधित गतिविधियों में बिजी रहते हैं। ठीक है। इसीलिए उन्हें अपनी जो कमाई है उसके ऊपर ज्यादा भरोसा होता नहीं है। इस साल फसल अच्छी हो गई, क्या पता अगले साल ना हो। इस साल तो मान लो फसल अच्छी हो गई, अगले साल फसल ना हुई तो कहीं ना कहीं इनको क्या लगता है कि जो इनकी जमीन है उससे एक रेगुलर और फिक्स इनकम आना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। इसी भविष्य की सोच में ये क्या करते हैं, ये लोग अपने पैसे की बचत करना शुरू करते हैं। जो पैसा ये कमाते हैं, ठीक है, जो पैसा ये कमाते हैं उसको बचत करने में ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हमें बचत करनी है। और बचत करना इनके लिए बेनिफिशियल भी होता है और इनकी मजबूरी भी होती है। ठीक है। भले ही इनके पास खर्च करने के लिए पैसा हो, लेकिन ये क्या सोचते हैं कि भाई हमें एक फ्यूचर के लिए
फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमें कहीं फ्यूचर में कोई घटना ना घट जाए, इस वजह से इनको ये क्या करते हैं, अपने पैसे को बचाना पसंद करते हैं ताकि इन फ्यूचर इनकी जो इन जीवन स्तर है इनका वो अच्छा हो सके। ठीक है। लेकिन कम साक्षरता के कारण, कम बचत के कारण या सामाजिक पिछड़ेपन के कारण जो पारंपरिक दृष्टिकोण है वो क्या कहता है, इनका जो जीवन स्तर है वो कम ही रहता है। ठीक है, इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमेशा लो लेवल का रहता है। लो लेवल का इन द सेंस, मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये मतलब अलग ही टाइप के कुछ होते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन ये नॉर्मली आसान सी सस्ती सी चीजों में भी अपना काम चला लेते हैं। ठीक है। वहीं पे एक शहर का बच्चा होता है, अपने माँ बाप को बोलता है मुझे नाइकी के जूते चाहिए, और एक ये जो गांव का बच्चा है ये बोलेगा कि मुझे सिर्फ जूते चाहिए या शूज चाहिए। ठीक है। उसे कोई मतलब नहीं है कि नाइकी के होने चाहिए क्या होने चाहिए, लेकिन शहर का बच्चा सोचता है तो नाइकी के चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। ठीक है, चाहे उसकी क्वालिटी हो ना हो, लेकिन उसको एक ब्रांड चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। ये हमारा सेकंड लेवल का दो, इससे पहले हमने दो कवर कर लिए हैं, सोशो कल्चरल। ठीक है, सोशो कल्चरल और एनवायरमेंटल। तीसरा फैक्टर है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट फैक्टर या जनसांख्यिकी, पर्यावरण, माहौल, ये हमारा तीसरा फैक्टर है। इस फैक्टर को समझते से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं ताकि वीडियो के आगे आपको आगे से आगे पहले ही कमेंट मिल जाए और आप अपनी तैयारी टाइम पे करते हैं। और वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है हमारे एग्जाम में, तो हमें ज़्यादा डिले नहीं करना है। ठीक है, चलिए फटाफट आगे चलते हैं। जनसांख्यिकी कारकों में ग्रामीण भारत में जनसंख्या संरचना के बारे में विवरण शामिल है। मतलब बहुत सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं रूरल स्ट्रक्चरल के अंदर, क्योंकि जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रही है, वो तो गाँव में ही रह रही है ना। ठीक है। इनके हिसाब से हमें जो, अगर हम मार्केट की स्टडी करें, ठीक है, और एक पर्सपेक्टिव डेवलप करें कि कैसा कंज्यूमर, कैसा उपभोक्ता हमें गांव में मिलेगा, उसके उसको समझना, उसको उसकी उसके हिसाब से, उसकी चाह के हिसाब से, जैसा वो चाहता है उस हिसाब से उसको सुविधा देना, तो सुविधा देना, ये मेन मेन मार्केटर्स का काम होता है। रूरल मार्केटिंग में कैसा परिवेश है, जो लोग रहते हैं उनका एनवायरनमेंट कैसा है, परिवेश कैसा है, कैसा आसपास का उनका माहौल है, कैसे चीज़ों को वो पसंद करते हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये पॉइंट हमें एक्सप्लेन कर रहा है। आगे चलते हैं। जो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है रूरल मार्केट्स का, उनको कुछ बेसिस पे स्टडी किया जाता है, जैसे साइज, एज, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, लैंड होल्डिंग। ठीक है, उम्र, लिंग, शिक्षा, पेशा, आय, जमीन जोतना नहीं, जमीन का होना। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते, देखो डेमोग्राफिक जो एनवायरनमेंट है, ये पिक्चर मैंने आपके लगा रखी है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, एज ग्रुप, जेंडर रेशियो, लिटरेसी रेट और रूरल लोकेशन, इन सभी पांचों फैक्टर्स को इन सभी पांचों फैक्टर्स को हम डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में काउंट करते हैं, और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में काउंट करते हुए इन सबको पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। ग्रामीण क्षेत्र जो भारत के अर्बन एरिया है, इससे बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र है। ठीक है। और कहा जाता है कि अगर नॉर्मली हम शहर में ढूंढने चले, हमें एक ग्राहक मिलेगा। अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं और गांव शहर में जाते हैं, हमें एक ग्राहक मिलेगा, तो हम गांव में जाएंगे तो हमें उसके बदले तीन ग्राहक मिले। ठीक है, क्योंकि जो भारत की 70% जो आबादी है, वो 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए 6 लाख से ज्यादा गांव में रहते हैं। ठीक है, यानी पॉपुलेशन की बात अगर हम करें, तो पॉपुलेशन की बात करें तो 6 लाख से ज्यादा, 6 लाख प्लस गांव है भारत के अंदर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक सेक्टर है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ रहती है, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि 6 लाख प्लस गांव है भारत भारत के अंदर। तो ये अपने आप में ही रूरल मार्केटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है।
नेक्स्ट इज एज ग्रुप। अब एज ग्रुप में आयु वर्ग में कैसे बांटते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो किस एज के हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एज ग्रुप कहते हैं। मान लेते हैं कि भाई 0 से लेके 10 साल तक के कितने बच्चे हैं, 10 से 20 तक के कितने बच्चे हैं, 20 प्लस कितने बच्चे हैं, 40 प्लस कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, ये जब हम बांटते हैं ना एज को ग्रुप्स में, तो उसे एज ग्रुप कहते हैं, आयु वर्ग कहते हैं। इसी हिसाब से जो ग्रामीण जो मामलों में स्कूल में जाने वाले बच्चे कितने हैं, एडल्ट्स कितने हैं, यानी वयस्क कितने हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कैसी उनकी लाइफस्टाइल है, कैसी चीजें वो फॉलो करते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, ये सभी चीजें असर डालती हैं किसी भी भोग के पैटर्न के ऊपर। ग्रामीण आबादी में लगभग 40% लोगों की जो एज है वो 15 से 35 के बीच में होती है लगभग, अकॉर्डिंग टू द स्टडीज। अगर हम पुरानी स्टडीज को का सहारा लेते हैं तो 40% जो पॉपुलेशन है वो 15 से 35 साल के बीच में। और आने वाले जितने भी साल हैं, उम्मीद यही करते हैं कि भाई हम इस हिसाब से बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो पॉपुलेशन में भी अब इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है। चाइना को हमें 2050 में पीछे पछाड़ना था, लेकिन हमने पछाड़ दिया 2023 में। ठीक है, तो कहने का मतलब हम हमारी पॉपुलेशन को एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहे हैं, हम ज़्यादा रेट से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपने आप को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन गया है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो भारत में है, पॉपुलेशन जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में है। तो आने वाले इन्हीं सालों के अंदर जो इंडियन मार्केटर्स है, भारतीय मार्केटर्स हैं, उनके लिए एक अच्छा ये एक संकेत है कि भाई जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट होता है लिंगानुपात। अब लिंगानुपात कैसे इसमें डिपेंड करता है, लिंगानुपात यानी जेंडर रेशियो। अभी की एट प्रेजेंट बात करें तो भारत में 2011 का, क्योंकि देखो 2021 का की जनसंख्या का कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया है। हर 10 साल में जनसंख्या काउंट की जाती है। ठीक है, अब जनसंख्या काउंट करने का जो काम है वो एनएसएसओ का है। अब एनएसएसओ ने 2021 में जनसंख्या काउंट नहीं किया है अब तक, और किया भी होगा तो इसका ऑफिशियल डाटा अब तक रिलीज नहीं किया है। तो 2021 के बाद अगर उससे पहले का कोई डाटा है तो वो डाटा है 2011 का। और 2011 का डाटा ये कहता है कि भारत में 1000 पुरुषों के ऊपर 943 महिलाएं। और जेंडर रेशियो यानी लिंग अनुपात भी इसी को बोलते हैं कि कितने 1000 पुरुषों पे, 1000 मेल्स पर यानी पुरुषों पर कितनी फीमेल्स है, कितनी फीमेल्स होंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर रेशियो यानी लिंग अनुपात को। तो अधिकांश राज्यों में जो पुरुषों की तुलना में अगर हम बात करें तो महिलाएं कम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत में, क्योंकि जो केरल है, केरल का केरला का जो लिंग अनुपात है सबसे टॉप पे है। और 1000 पुरुषों पर लगभग 1084 महिलाएं हैं। तो ये केरला का टॉप पे है। और उसके बाद भी आप देखोगे तो कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, जो कि ज्यादातर साउथ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में ये जो लिंग अनुपात है, रेशो है, ये कम है, 1000 से महिलाएं कम है, लेकिन साउथ इंडिया में ज्यादा है। ओवरऑल 943। ठीक है, और इस डाटा के हिसाब से सबसे पीछे कौन सा है, हमारा ही राज्य है, हरियाणा। अधिकांश राज्यों में पुरुष और महिलाएं लगभग सेम अनुपात में है, लेकिन उत्तर भारत में कम है, दक्षिण भारत में ज्यादा है। ठीक है, और मार्केटिंग के फैक्टर से ये बहुत जरूरी है ये चीज, क्योंकि जो मार्केटिंग चीजों की अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, ठीक है, मोबाइल है, बीमा पॉलिसी है, या कोई बड़े टिकाऊ जो संसाधन है, ये सब कौन खरीदता है, ये सब पुरुष खरीद रहे हैं, ये सब पुरुष खरीद रहे हैं, मेल्स खरीद रहे हैं। लेकिन जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, रसोई के सामान है, रेडीमेड वस्त्र हैं, जूते चप्पल, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, हाथ से बने हुए कोई सामान, ये सब कौन खरीदता है, ये सब ज्यादातर फीमेल्स खरीदती है, महिलाएं खरीदती। ठीक है, तो महिलाओं के लिए कह सकते हैं कि गांव में इतना तो है कि ये छोटे मोटे प्रोडक्ट्स वगैरह की काफी प्रोडक्ट्स
छोटे मोटे काफी संख्या में ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, इसीलिए फीमेल्स का काउंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केटर्स। नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करते हैं। देखो शहरों की तुलना में अगर गांव की बात करें तो उनका जो लेवल ऑफ एजुकेशन होता है या शिक्षा का जो स्तर होता है वो निम्न माना जाता है, ठीक है। और स्टेशनरी, इसी हिसाब से अगर उनका लेवल, एजुकेशन ऑफ लेवल कम है, तो हम कह सकते हैं कि वो किस चीज़ की मांग करेंगे, स्टेशनरी की मांग करेंगे, पत्रिकाओं की, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इन सब की, मैगजीन्स की, स्टेशनरीज की, एजुकेशनल प्रोडक्ट्स की, इन सब चीज़ों की जो डिमांड है उनके पास ज़्यादा होगी, ठीक है। जो कम शिक्षित लोग हैं आमतौर पर कम संपन्न होते हैं, ठीक है। लेस एजुकेटेड पीपल ज़्यादातर कम संपन्न होते हैं, पूरी तरह वेलबींग उन नहीं होते। फैशन और कंफर्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड उनके मामले में कमी रहती है। फैशनेबल चीज़ों की, जो गांव के लोग हैं उनके पास फैशनेबल चीज़ों की जो डिमांड्स होती है वो कमी होती है, लेकिन वो कैसे प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, जो अच्छा चले, अच्छा टिके, ठीक है। तो मार्केटर्स के लिए भी एक डील की तरह है, एक चैलेंज की तरह है कि भाई जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण बाजार हैं, उनको उनमें कैसे प्रवेश करना है, कैसे प्रोडक्ट उनको लेके आने हैं ताकि गांव के लोगों को पसंद आए। लेकिन आजकल देखा गया कि गांव में भी काफी डेवलपमेंट देखी जा रही है, ठीक है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो उत्पाद हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि अब काफी लोग अपने निर्णय खुद ले पाते हैं। उन्हें भी समझ में आ जाता है कि क्या चीजें चल रही, क्या नहीं चल रही, ठीक है। जैसे जैसे स्कूलों में वृद्धि हो रही है, ग्रामीण लेवल जो क्षेत्र है उनकी साक्षरता दर भी काफी अच्छी हो रही है, तो शैक्षणिक उत्पाद वगैरह की डिमांड्स वहाँ बढ़ रही है, टिकाऊ वस्तुओं की मांग भी अभी काफी वहाँ बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूरल लोकेशन, ग्रामीण स्थान। देखो ग्रामीण स्थान की बात करें तो ऐसे बहुत से गांव हैं, ठीक है, ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पॉपुलेशन 200 से भी कम है। 200 से कम पॉपुलेशन वाले लगभग 1 लाख से अधिक गांव हैं। 500 से कम की बात करें तो 500 से कम वाले या फिर 100 परिवारों, केवल 100 या 100 से के लगभग परिवारों वाले 2 लाख गांव हैं, ठीक है। ऐसे एरियाज में मार्केट नहीं मिलती है, जहाँ पे जो छोटे एरियाज होते हैं ना, यहाँ पे कोई अच्छी वेल डेवलप्ड मार्केट नहीं होती है। लेकिन थोड़े से अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, जैसे 4,000 5,000 पॉपुलेशन हुई, तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी मार्केट देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की संघनता यानी डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन के मुकाबले जो 4,000 लगभग शहर है, ठीक है, 4,000 लगभग शहर है, मानते हैं कि जो बहुत बड़े हैं, पॉपुलेशन में बहुत बड़े हैं, वहाँ पे जो लोगों की डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बहुत ज़्यादा अ, बहुत बहुत ज़्यादा, कम तो नहीं कहेंगे, सॉरी, ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे मार्केट्स अच्छी खासी डेवलप है। लेकिन ग्रामीण आबादी में लोग 6 लाख से ज़्यादा गांव में रहती है, ठीक है। और लो डेंसिटी के कारण वहाँ पे कई जगह गंभीर समस्याएं भी हैं, मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे पॉपुलेशन है 2,000 से ज़्यादा डेवलप। अगर 2,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन किसी गांव में है, तो उस गांव में अच्छी खासी छोटी मोटी मार्केट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उस वहाँ पे अच्छी खासी मार्केट देखने को मिल जाएगी। भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, संस्कृति, गांव के स्थान, अंतर, ये सब मार्केटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम रूरल मार्केटिंग के कंसेप्ट को समझें तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है, उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू को हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंसेप्ट, मतलब इकट्ठा करना है कि कैसे ये सारे के सारे फैक्टर्स, कैसे ये सारे के सारे कारक रूरल मार्केटिंग पे इफेक्ट डालते हैं। अगर इस बात को समझने में हम सक्षम हो जाते हैं तो हमारा ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो यहाँ से एमसीक्यू बनेंगे, और बनते ही हम उसका आंसर 1 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए भाई, ठीक है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करो।
अगर वीडियो को पूरा देखोगे तभी पूरी पूरी नॉलेज मिलेगी। ओके, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।